जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लाए हैं ये अदर स्टेट में एग्ज़ाम पेपर हुआ था उससे रिलेटिव जो फर्स्ट भाग है बीएड के समस्त अभ्यर्थियों के लिए, टीचिंग के लिए, उससे रिलेटिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जानते हैं फटाफट साथियों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई। तो सभी आप जानते हैं कि 1968 में पहली शिक्षा नीति आई और 1986 वाली आपकी सेकंड शिक्षा नीति आई। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है कह रहा है। सही नहीं है, यदि आप सब पढ़ेंगे तो इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है कह रहा है। यदि हम गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, इन सारी चीज़ों से सीखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नंबर लास्ट है जो गणितीय बयानों को याद करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है, क्या उम्मीद हो सकती है, क्या उम्मीद हो सकती है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। वो ऑप्शन लास्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके पास, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो आरटीई था, वो अधिनियम कब आया और कब उसे लागू कर दिया गया। तो साथियों ये वर्ष 2009 में आया और इसे 1 अप्रैल 2010 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है कह रहा है। यहाँ पे हमें देखना है, सटीक ऑप्शन देखना है। तो ये सभी पॉइंट जो हैं ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत आते हैं। यह पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में शामिल की जाने वाली सामग्री का मार्गदर्शन प्रदान करता है। एनसीईआरटी को एनसीएफ करने के लिए आदेश दिया गया। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। ऑप्शन सभी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इसमें से महत्वपूर्ण नहीं है। समावेशी शिक्षा देना है हमें, तो आप सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शिक्षक की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें शिक्षक के अंतर्गत होना चाहिए। अगला देखें हम, समान विकलांगता वाले दो बच्चे हैं, तो इसमें से क्या पॉइंट सटीक रहेगा उनके लिए। तो उसमें हो सकता है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है, इन सभी को छोड़ करके जो यूडीएल सिद्धांत है वो क्या है। सटीक ऑप्शन आपको देना है। तो इसका जो सटीक ऑप्शन है वो है आपका व्यवहार प्रबंध के कई साधन। सभी को छोड़कर जो व्यवहार प्रबंध के कई साधन है ये यूडीएल सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट, एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है या बदल दिया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार अब शिक्षा पद्धति होगी साथियों 53-34, 5334, 53-34 आपको याद रखना है, 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है कह रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों। तो प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं कह रहा है कि व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेने में मदद करना, ये सही है। व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, अच्छी बात है। भावनाओं को समझने को सुकर बनाना, बल्कि प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। साथियों जो संवेदनशील जो शिक्षक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो जो संवेदनशील शिक्षक होते हैं ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना चाहिए शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके, क्या कर सके, तो सुरक्षित और स्वीकृत की का अनुभव कर सके, ऐसा वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता किस रूप में जाना जाता है उसे। तो उसे जाना जाता है दृष्टिकोण जानना, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, दृष्टिकोण जानना। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। तो इसका जो सटीक ऑप्शन होगा क्या होगा, तो पहला ही राइट हो जाएगा कि जो संवेदनशीलता का गुण है वो दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर के, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि स्कूल कक्षाओं में स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं।
तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं शंका नियंत्रण। तो यहाँ पे सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका कि स्कूल और कक्षाओं में स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल किस तरह के होने चाहिए। तो पहला ही राइट हो जाएगा, संवेदनशीलता होनी चाहिए और देखभाल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो गैर मौखिक भाव पर देने की होती है, व्यवहार और कार्य पर होने की, मौखिक अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, सभी कौशलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं, किसके द्वारा। शिक्षक छात्रों को एकदम वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप देखोगे तो आंख से संपर्क करके वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। अगला देखिए, सभी जो भावनाएं हैं, सभी भावनाएं डॉट डॉट क्या होना चाहिए, सभी भावनाओं को क्या करना चाहिए, व्यक्त की जानी चाहिए। जो भी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, संतुलित आहार से तात्पर्य क्या है, कंप्लीट फूड। तो इसका जो सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ही राइट हो जाएगा, उचित अनुपात में जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन का क्या हो, समावेश हो, उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए साथियों संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जेंडर के बारे में क्या सही नहीं है कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा कि जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, ये सही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। पुरुष और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है तो क्या करता है साथियों, जेंडर करता है, जेंडर। अगला क्वेश्चन है, जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है। जेंडर और जो यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है, तो आपको सटीक ऑप्शन देना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, ई सामग्री निर्माण में निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। ई सामग्री में कह रहा है, तो ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। HSP है, स्क्रैच है, RDCT और ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर है। तो ये सभी क्या हैं, ई सामग्री निर्माण में निःशुल्क ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। अगला देखिए साथियों, ई पाठशाला है। तो ई पाठशाला क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कि सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, पत्र पत्रिका, अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संस्थानों का प्रदर्शन और प्रसार, ये ई पाठशाला के अंतर्गत आते हैं सारे। अगला देखिए साथियों, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है इसमें से देखोगे तो जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और ये नहीं है स्वामित्व, तो इसमें से कोई भी नहीं है। जितने भी हैं ये कोई भी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे पहला है, ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, ये सही है। विभिन्न ICT उपकरणों का उपयोग करके शैक्षिक दृष्टिकोण या विधियों का आयोजन, ये भी सही है साथियों। सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां ICT को एकीकृत किया जाता है, तो सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, सभी पॉइंट सही हैं। अगला है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स या OER क्या है, मतलब OER क्या है साथियों, यहाँ पे आपको देखना है। तो इन सबको पढ़ोगे तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर लास्ट राइट हो जाएगा। ई सामग्री है, तो साथियों ई सामग्री के अंतर्गत अभी बताया हमने, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑप्शन डी राइट है। ICT कैसे अधिनियम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है, तो इसका भी ये सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ICT चैप्टर में भी है साथियों आपका, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है कह रहा है। तो देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणवत्ता में सुधार के लिए है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए है, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, सभी पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए क्या जरूरी है, तो इसका पहला हो जाएगा अनुभव आधारित जो अधिगम है, ये ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। अगला है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों को वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों को, कला की बात कर रहा है, वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है। तो साथियों पानी की जो ध्वनि है, बारिश की ध्वनि ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है, तो उन्हें लाया जा सकता है कला समेकित शिक्षा के द्वारा। कला समेकित शिक्षा के द्वारा उन्हें
आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो किस में लिया गया है? तो पहला शिक्षण शास्त्र का एक टूल के तौर पे लिया गया है। अगला देखें साथियों, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? समेकित शिक्षा तो आप सभी को पता है मनोज्ञानात्मक क्षेत्र में होती है, भावात्मक क्षेत्र में होती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में होती है। तो सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो कौन लेता है साथियों? राजतंत्रात्मक की बात हो रही है तो यहाँ पे राजा या रानी हो जाएगा, राजा या रानी लेती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए फटाफट। तो स्टाफ मीटिंग हो जाएगा इसका आंसर। स्टाफ मीटिंग आपको बिल्कुल याद रखना है। विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ क्या है साथियों? इसका अर्थ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना के लिए क्या उपयोगी नहीं है कह रहा है? तो क्या उपयोगी नहीं है? विद्यालय का विजन निर्मित करने में ये आवश्यक है, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में ये संबंधित है, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में ये विद्यालय विकास से संबंधित है, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल आपका रॉन्ग है, आंसर है। इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं हैं? तो सक्रिय अधिगम जरूरी है अकादमिक नेतृत्व के लिए, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, अकादमिक पर्यवेक्षण होना चाहिए सभी, लेकिन प्रशासनिक नियमों विनियमों की समझ ये जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? जो समग्र शिक्षा है आपके सामने ऑप्शन है किन वर्गों में शामिल है? तो पूर्व विद्यालय से 12वीं तक ये समग्र शिक्षा के वर्गों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, समग्र शिक्षा एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत? तो एक तो हो गया आपका SSA और एक हो गया रमसा, एक हो गया शिक्षक शिक्षा। ये तीनों चीज़ें समग्र शिक्षा के अंतर्गत इन चीज़ों को ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके इंपॉर्टेंट, देख लीजिए साथियों थोड़ी समय दे करके, वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ा करके, क्या पता ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।